हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत, आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ले 11th कॉमर्स पे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर रहा है जब मैं 11th में थी तब, वो है आप लोगों के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है ना, वो बहुत ईजी होने वाला है और सिर्फ आपको एक गेम खेलनी है और आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप लोग अभी स्टेज पे हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या डेबिट है, क्या क्रेडिट है, क्या आया क्या गया। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको सिर्फ एक गेम खेलनी है। ट्रस्ट मी, सिर्फ एक गेम खेलनी है और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, और मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए कि गारंटीड ये आप लोगों का भी फेवरेट टॉपिक हो जाएगा पूरे 11th क्लास के अंदर, ठीक है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन, जो कि है हमारे पढ़ले ऐप के लिए, जहां पर आपको एक्सपीरियंस जो है वो अमेजिंग मिलने वाला है। ऑफलाइन लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स अवेलेबल रहेंगे, आप अपनी जो भी डाउट सेशंस है वो भी यहाँ पर कंडक्ट करवा सकते हैं। जो भी डाउट्स हैं, आपके कन्फ्यूजन्स है, वो आप यहाँ पर अपने अपने डालकर और उनके क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ जाइए, जल्दी से पढ़ले ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक किया है और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन किया हुआ है। तो चलिए आज की सभा का प्रारंभ करते हैं। और आज आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत 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 ईजी है। पहली चीज़, रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है। हर बार मैं बोलती हूँ, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले या कुछ भी शुरू करने से पहले ऑलवेज आस्क वाई। हम ये चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है ना, रिकंसिलिएशन का मतलब होता है कि आपके पास में डिफरेंस है। डिफरेंस किस चीज़ का डिफरेंस है मेरे पास में? या तो मेरे पास में बैंक का बैलेंस अलग आ रहा है, कैश बुक का बैलेंस अलग आ रहा है। अब ईयर एंड पे क्या होता है कि आप अपनी कैश बुक और अपनी पासबुक को टैली करवाते हो। टैली करवाने का मतलब कि मैच करते हो कि आपकी बैलेंस शीट मैच हुई कि नहीं। तो आपका बैंक स्टेटमेंट और कैश स्टेटमेंट आपका मैच हो रहा है या नहीं, वो आप लोग हर ईयर एंड पे चेक करते हैं। मंथ एंड पे भी होता है, ईयर एंड पे होता है, 6 मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, अपने अपने हिसाब से होता है, ठीक है, जब भी आप लोग चाहते हैं। अब जब आप इसे चेक करते हैं तो कई बार क्या होता है कि एरर्स आते हैं। सपोज मान लीजिए मेरे पास में कैश बैलेंस तो मेरा आ रहा है 1500 और मेरे स्टेटमेंट बैंक शो कर रही है 1760। तो ये डिफरेंस कैसे आ रहा है? यहीं से यहाँ तक पहुँचना या यहाँ से यहाँ तक पहुँचने को ही कहते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आपके लिए डेफिनेशन में जो बात लिखी गई है कि ये वो स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट होल्डर, हम लोग बनाते हैं, बैंक प्रिपेयर नहीं करता है। जिसका अकाउंट है वो बनाता है ये ऑन अ पर्टिकुलर डे टू रिकनसाइल। रिकनसाइल का मतलब होता है या तो कैश के हिसाब से बैलेंस मैच करना या फिर बैंक के हिसाब से बैलेंस को मैच करना, ठीक है। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। और बैंक पासबुक शोइंग एंट्रीज कॉजिंग डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंसेस। इतना सारा इंग्लिश पढ़ने से बेहतर है जो हिंदी में मैंने बोला कि आपके पास में आपकी बैंक स्टेटमेंट है और आपका कैश बुक है। अगर दोनों में डिफरेंस आते हैं, दोनों के बैलेंसेस मैच नहीं करते हैं, तो आप एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो उनके बैलेंसेस को मैच करवाने के लिए। या तो कैश स्टेटमेंट से हम लोग बैंक की तरफ जाएंगे या बैंक की तरफ से कैश की तरफ आएंगे। जनरली हम लोग क्या फॉलो करते हैं कि हमारे हाथ में क्या एंट्री थी, कैश बुक की, तो हम लोग कैश बैलेंस से बैंक बैलेंस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या फॉलो करने वाले हैं कि हम कैश से बैंक के बैलेंस तक आने वाले हैं। अब वो कैसे आएंगे वो मैं आपको गेम बताऊंगी जब आप लोग समझेंगे। तो ये एक डेफिनेशन सी है, नॉट इम्पॉर्टेंट, हिंदी में मीनिंग समझ में आ गया कि BRS होता क्या है। और एक और बात, हम पूरे टाइम इसको प्यार से बोलने वाले हैं, BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद में अब इम्पॉर्टेंस और नीड क्या है कि क्यों बना रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपने कोई एरर करे हुए हैं तो वो बाहर आ जाएंगे। एरर कैसे कि कैश बुक में कोई एंट्री हो गई है पर बैंक में वो हुई नहीं, तो वो एरर हो सकता है। कमिटेड ईदर इन दी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, दोनों में ही जहाँ कहीं भी एरर होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बैंक में डायरेक्टली हो जाती हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी फर्म्स के, या आप लोगों ने भी आपके मम्मी पापा से पूछना कि आप लोग बैंक को एक पर्टिकुलर स्टैंडिंग चार्जेस करके एक
वर्ड होता है जिसमें ये होता है कि बैंक ऑटोमेटिकली आपके चार्जेस कट कर दी जाती है। आपकी ईएमआई हो सकती है, आपका इंश्योरेंस हो सकता है, आपका रेगुलर बिल पेमेंट हो सकता है, तो वो आप बैंक को एक स्टैंडिंग चार्जेस फॉर्म भर के भर देते हैं कि आप हर महीने अपने हिसाब से इसका पेमेंट कर देंगे। तो आपको झंझट नहीं होती है हर बार बैंक जाके और डिपॉजिट करने की। तो कई बार क्या होता है कि बैंक में तो एंट्री हो गई, अब मुझे तो पता ही नहीं चला, तो मैंने कैश बुक में एंट्री ही नहीं करी, तो जिस वजह से मेरा बैलेंस डिफरेंट आ सकता है। तो ये वो एरर्स को बाहर लेकर आती है जो शायद कैश बुक में हुए हो या फिर बैंक स्टेट में हुए हो। अनड्यू डिले इन क्लियरेंस ऑफ चेक डिपॉजिट इज नोन एज फ्रॉम दी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब क्या होता है कि कई बार हम लोगों को चेक मिलते हैं, तो हम लोग तो एंट्री डाल देते हैं कि भैया इसके पास से चेक आया, तो हमने तो सीधे बोलते हैं कि हमारी बैंक बढ़ गई है। पर कई बार क्लियरिंग नहीं हो पाती है, बाद में मालूम चलता है कि भाई साहब बंदे के तो अकाउंट में बैलेंस ही नहीं था, तो हमारा जो चेक है वो तो डिसऑनर हो गया, उल्टा हमारे ऊपर ही नोटिंग चार्जेस लग गए। तो उस हिसाब से भी आपके जो है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती जब यहाँ पर डिफरेंस ऑफ बैलेंस आता है। रेगुलर रिकंसिलिएशन डिस्करेजेस एम्बेजलमेंट। अब आप लोग बोलेंगे एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है? एम्बेजलमेंट का मतलब होता है चोरी करना। एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है? चोरी करना। चोरी करना कैसे? कि जो व्यक्ति के हाथ में कैश मेंटेन है, जो अकाउंटेंट कैश बैलेंस को मेंटेन करके चल रहा है, कई बार क्या होता है चुपके से अपनी जेब में 500 का रख लिया, किसको ही पता चलने, कौन देखने वाला है, किसको मालूम चलने वाला है। पर अगर आप रेगुलर रिकंसिलिएशन करते हैं अपनी कैश बुक और पासबुक के साथ में, तो आपकी ये एम्बेजलमेंट वाली जो मिस्टेक है वो नहीं होगी और अकाउंटेंट भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि मुझे ऐसी फालतू की चीज़ें कमिट नहीं करनी है। रिकंसिलिएशन हेल्प्स इन वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपने जो एंट्रीज रिकॉर्ड करी हैं कैश बुक में, उसकी जो एक्यूरेसी है कि सही तरीके से रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं, वो भी आपका ये बीआरएस हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में। सबसे पहले कि ये सबसे लास्ट में है कि इट शोज एक्चुअल बैंक बैलेंस। हमारे पास में जो, जैसे मैं हम लोगों ने अभी 9th चैप्टर में या 10th चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था कैश बुक बनाना। तो कैश बुक में हमने डबल कॉलम कैश बुक बनाई थी जिसमें हमने बैंक अकाउंट भी खोला हुआ था। तो उसके हिसाब से और मेरे असली बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट के हिसाब से मेरा बैलेंस मैच कर रहा है या नहीं, तो वो आपको यहाँ पर एक्चुअल बैंक बैलेंस शो करता है। अब रीजंस क्या होते हैं? रीजंस मतलब कि किस वजह से ये डिफरेंस आ रहा होता है, कौन गलती कर रहा है। भाई हम तो सब टाइम से कर रहे हैं, हमारी एंट्री सही तरीके से हो रही हैं, तो फिर ये बेसिस ऑफ डिफरेंस कहाँ से पैदा हुआ? तो डिफरेंस हो सकता है ड्यू टू टाइमिंग। अब टाइमिंग का डिफरेंस कैसे? टाइमिंग का डिफरेंस ऐसे कि अगर कई बार ये होता है कि आप लोग चेक इशू कर देते हैं बट वो प्रेजेंट नहीं किए जाते हैं पेमेंट के लिए। चेक इशू कर दिया तो मैंने तो अपने पास से हमारा बैंक बैलेंस कम कर दिया। मैं जो बैंक बैलेंस या जो मैं कैश बुक मेंटेन कर रही हूँ उसमें तो मेरा जो है मैंने बैलेंस कम कर दिया कि मेरे पास से चेक चला गया है, पर मैंने जिसको वो अकाउंटेबिलिटी दी थी कि आप इस चेक को जाके बैंक में डाल दीजिए, जिसको भी देना है पर्टिकुलर पार्टी को क्लियर करवाना है, तो वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो मेरी बैंक से तो बैलेंस गया ही नहीं, पर मेरी कैश बुक से मैंने बैलेंस माइनस कर दिया है, जिस वजह से यहाँ पर एंट्री का एरर आ सकता है। मतलब टाइमिंग की वजह से एरर हो सकता है। अब कुछ चेक जो हैं वो डिपॉजिट कर दिए जाते हैं सीधे बैंक में, पर हमारे पास में क्लियर नहीं होता या हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, डिपॉजिट तो कर दिए बैंक में बट क्लियर नहीं हुए। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, डिपॉजिट कर दिए और क्लियर नहीं हुए। डिपॉजिट करने का मतलब क्या था कि मेरे पास में पहले चेक की एंट्री हो चुकी कि मैंने चेक को बैंक को बढ़ा दिया है, मैंने कि बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर डेटर, जिससे मुझे चेक आना था, पर क्या हुआ कि वो क्लियर ही नहीं हुआ, तो बैंक में तो बैलेंस बढ़ा ही नहीं ना। तो जिस वजह से यहाँ पर टाइमिंग डिफरेंस होने की वजह से आपके पास में रिकंसिलिएशन की ज़रूरत हो सकती है। अब एक और होता है कि चेक डिपॉजिट किया पर मुझे पता नहीं है, किसी ने डायरेक्टली मेरी बैंक के अंदर चेक डिपॉजिट कर दिया है पर वो मुझे पता ही नहीं चला है, तो वो बैंक बढ़ गई है पर मैंने अपने पास जो कैश बुक मेंटेन करी हुई है वो तो मैंने बैलेंस बढ़ाया ही नहीं, उसको तो मैंने अब किया ही नहीं, तो वो भी टाइमिंग डिफरेंस के अंदर ही काउंट होता है। दूसरा होता है ट्रांजैक्शन डायरेक्टली रिकॉर्डेड बाय द बैंक। ये वही ट्रांजैक्शन है जो कि स्टैंडिंग चार्जेस की वजह से आप लोग रिकॉर्ड करवा देते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब ये होता है कि हम बैंक को एक ऑर्डर दे देते हैं कि आप हर मंथ एंड पे हमारे कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसके लिए हमें बार बार बैंक में आना जाना न पड़े, तो आप हमारे अकाउंट से डायरेक्टली पेमेंट कर दिया कीजिए।
सपोज बहुत रेगुलर एग्जाम्पल है और आप लोग सभी फेमिलियर होंगे, आप सभी ने अपने घर में गाड़ियाँ खरीदी हैं। गाड़ियों को जब भी फाइनेंस कराया जाता है तो ऐसा तो कोई भी नहीं है जो बिल्कुल कैश पेमेंट लीजिए और गाड़ी लेकर आ गए, सब लोग ईएमआई पर लेकर आते हैं। ईएमआई पे लेने के बाद में आप फाइनेंस कराते हो किसी पर्टिकुलर बैंक से और वहाँ पर आप अपने चेक देकर आ जाते हो और अपनी बैंक को आप ऑर्डर दे देते हैं कि हर महीने पर्टिकुलर अमाउंट की ईएमआई या फाइनेंस चार्जेस जो हैं वो इन को आपको पे करना है। तो हमें बार बार बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बैंक को ये ऑर्डर मिल चुका है, इंस्ट्रक्शन मिल चुके हैं। तो हर मंथ एंड पे वो ट्रांजैक्शंस और वो पर्टिकुलर अमाउंट हमारी बैंक से डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है। अब तो यहाँ पर है कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हर बार बैलेंस मेंटेन करने पर आप लोगों को बैंक इंटरेस्ट देती है। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर बैलेंस मेंटेन करते हो तो बैंक भी आपको इंटरेस्ट देती है कि आपने उनके साथ में रेगुलर कस्टमर रिलेशनशिप को मेंटेन किया हुआ है, तो वो भी आप लोगों को इंटरेस्ट दे देती है। या फिर आपकी कोई एफडी करी हुई है, इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं जिनका इंटरेस्ट अग्री हुआ है, तो वो आपको बैंक में मिल जाता है। तो वो कई बार बैंक में हो जाता है पर आपको मालूम ही नहीं चलता है। बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट चार्जेस चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब हर महीने आप लोग जो डेबिट कार्ड इशू कराते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू कराते हैं, उसके लिए बैंक आपसे चार्जेस लेती है। अकाउंट मेंटेन करने के साथ साथ जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है बैंक के द्वारा, उसके लिए आपसे बैंक कुछ चार्जेस कलेक्ट करती है और वो डायरेक्टली आपके अकाउंट से कट जाते हैं। तो वो तो बैंक ने काट लिए, बैंक के बैलेंस में तो कमी हो गई, पर मेरे पास जो कैश बुक है उसमें तो कमी हुई नहीं ना। जिस वजह से ये ट्रांजैक्शन जो डायरेक्टली बैंक ने कर दी है उस वजह से भी मेरे पास में रिकन्सिलिएशन करना ज़रूरी हो जाता है। अब इंटरेस्ट और डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय बैंक, ये वही वाली बात है जो यहाँ पर लिखी हुई है। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, वही ईएमआई वाली बात कि बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया है। डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर, मेरी बैंक में किसी कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया है तो बैंक बढ़ गई पर कैश बुक तो बढ़ी नहीं, है ना। डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, अब हमने जो बिल डिस्काउंट करवाया था वो डिसऑनर हो गया, तो वो बैंक को पता इसलिए बैंक बढ़ी नहीं, पर मेरे पास में तो मैंने बैंक बढ़ा दी होगी ना। मेरे पास जो कैश बुक है, जो कैश बुक में मेंटेन कर रही हूँ, वो तो मैंने बढ़ा दी कि भाई साहब मेरी बैंक में चेक जा चुका है, अब वो चेक क्लियर हो गया होगा। अब मुझे ये सपना तो आ नहीं रहा है कि ये डिसऑनर हो गया है, पर बैंक को क्योंकि रियलिटी में मालूम चल जाता है कि ये डिसऑनर हो चुका है तो बैंक नहीं बढ़ती है। तो एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक की वजह से भी आपको रिकन्सिलिएशन करना पड़ता है। फिर होता है बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। हम हमारी बैंक को ये ऑर्डर दे देते हैं कि आप हमारे बिहाफ पर एज एन एजेंट काम करके आप हमें जिन जिन से बिल लेना है वहाँ पर जाके आप बिल कलेक्ट कर सकते हो। ये सुविधा भी आपको बैंक प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट एंट्री हो जाती है जिस वजह से हमारे पास में एरर आ सकता है बैलेंसेस के बीच में। अब कुछ ऐसे एरर्स और ओमिशंस होते हैं जो कि आप इग्नोर कर देते हैं कई बार। ठीक है, एरर्स मतलब क्या होना कि गलती कर देना, अमाउंट में गलती हो जाएगा कि 1000 को मैंने लिख दिया मोह माया दीदी से बात करते वक्त 10,000, तो ये एक एरर हो जाता है जिस वजह से मेरी बैंक में तो 1000 ही शो हो रहा है पर मैंने कैश बुक में एंट्री कर दी 10,000 से, मतलब सीधे 9,000 से अपवर्ड बता रही हूँ मैं। तो एक ये गलती हो सकती है। ओमिशन का मतलब होना रिकॉर्ड करना ही भूल गए, चेक आया था पर रिकॉर्ड करना भूल गए, तो वो कंप्लीटली ओमिट कर जाना कि हमने उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो उनको हम रिकॉर्ड कर देंगे। जो चीज़ हम रिकॉर्ड करना भूल गए वो हम रिकॉर्ड कर देंगे। अब आप लोगों को आगे जाने से पहले ये तो क्वेश्चन ही आ गया, ऑल इन ऑल चैप्टर इतना ही है। अब आप लोगों को जो समझना है वो ये समझना है कि सबसे पहले आप लोगों को मेरे साथ में गेम खेलना है। अब गेम कैसे खेलना है कि इसके क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं वो कैसे होंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक ये है कि आपको अपने इन दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है। वो कैसे करना है कि सब लोग अपने हाथ सामने लेकर आइए और ऐसे रख दीजिए। ठीक है, अब आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपके लिए बनेगा पासबुक, मतलब आपकी बैंक का बैलेंस, और आपका जो राइट हैंड है वो आप लोगों के लिए बनेगा जो आपने कैश बुक प्रिपेयर करी है उसका बैलेंस। अब आपको इन दोनों को साथ में रखना है अभी पहले स्टार्टिंग में। फिर आपको अपने अकॉर्डिंगली जैसा जैसा ट्रांजैक्शन बोलेगा उसके हिसाब से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड चीज़ें करनी है। और तीसरी स्टेप में आपको क्या करना है कि उस हाथ को फ्रीज करना है जिसका बैलेंस आपको पता नहीं है। सपोज मान लीजिए आप कैश बुक से बैलेंस के लिए जा रहे हैं पासबुक की तरफ, तो आपको पासबुक का बैलेंस नहीं पता है। मेरी पासबुक मेरा लेफ्ट हैंड है, मेरी कैश बुक मेरा राइट हैंड है। तो अगर सपोज मान लीजिए मेरे ट्रांजैक्शन के हिसाब से मेरी कैश बुक बढ़ गई पर पासबुक तो बढ़नी ही नहीं थी, तो पासबुक फ्रीज हुई है,
तो पासबुक तो मूव नहीं कर सकती, पर क्योंकि मेरी कैश बुक मूव कर सकती है तो मुझे उस बैलेंस को लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अपवर्ड जाना मतलब प्लस करना, नीचे आना मतलब लेस करना। ऐसे ही हम लोग ये काम करेंगे। तो 3 स्टेप्स में कि अपने दोनों हाथों को सामने लेकर आइए। राइट हैंड मेरा कैश बुक है, लेफ्ट हैंड मेरी पासबुक है। आपको ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग दोनों हाथों को मूव करना है और उस हाथ को फ्रीज करना है जिसका बैलेंस आपको नहीं पता है, जहां तक आपको पहुंचना है। कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो पासबुक का बैलेंस नहीं पता, पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश बुक का बैलेंस नहीं पता है। उसी हिसाब से आपको अपवर्ड डाउनवर्ड लेकर जाना और फ्रीज कर देना है। अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर्मेट तो कुछ है ही नहीं इसका, अपने हिसाब से बस एक छोटा सा फॉर्मेट है कि पर्टिकुलर्स लिखना है और अमाउंट लिखना है बस। ठीक है, तो ये सिंपल गेम खेलते हुए आपको ये बात करनी है। अब पहली चीज़ कि आप लोग इस स्टेज में हैं कि आपको समझ में आता है कि जो ट्रांजैक्शन लिखा है उसका इफेक्ट मेरे कैश बुक और मेरी पासबुक पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो वो मुझे आप लोगों को सिखाने की ज़रूरत नहीं कि अगर डिपॉजिट बोला है तो बैंक बढ़ेगी या कैश बढ़ेगा, है ना, तो वो हम लोगों को पता है। अब हम पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद में मैं और बाकी चीज़ें बताती जाऊंगी इस चैप्टर के बारे में। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चैप्टर इजी ही लग रहा होगा, ऐसा कोई तो चैप्टर नहीं है, ये बहुत इजी है और बहुत स्कोरिंग है। और ये चैप्टर आपको सीए फाउंडेशन में भी आता है, जो पूरे के पूरे 10 नंबर के लिए भी पूछा जाता है। और बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बस आपको अपने माइंड में वो क्लियर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और ये पता होना चाहिए कि किस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम जो करने वाले हैं वो है हमारा ये, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिपेयर बीआरएस। बीआरएस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जहाँ पे अब मैं एक बार ट्रांजैक्शन पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए कि ट्रांजैक्शंस में है क्या क्या चीज़ें। तो पेन चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। आइए मेरे साथ में, आपके बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से आपका जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 9214 का। ठीक है, और आपको जाना है, इसको बीआरएस की तरह आपको ट्रीट करना है। ठीक है, मतलब बीआरएस की तरह बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। अब 29 तारीख को एक ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें बैंक ने क्रेडिट कर दिया है एक सम 1650 का एरर में, मतलब बैंक मेरी बढ़ चुकी है। हाँ, ये बात तो रहना ही भूल गए हम कि हमने तो आज तक ये पढ़ा था कि बैंक जो है वो बढ़ेगी तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और बैंक अगर कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। पर जब आप बैंक में जाके ये चीज़ें देखते हैं ना पासबुक में, तो पासबुक में क्या चीज़ें फॉलो करते हैं, पासबुक के हिसाब से अगर आपकी बैंक बढ़ती है तो आप लोग क्रेडिट करते हो, और अगर आपकी बैंक कम होती है तो आप लोग डेबिट करते हो। तो आपको समझ में आया कि आपके लिए पासबुक के हिसाब से फेवरेबल बैलेंस कब होने वाला है, जब आपका बैलेंस क्रेडिट शो करेगा। लेकिन जो आप लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं या आप लोग कैश बुक में बैंक अकाउंट, बैंक कॉलम जो मेंटेन करते हैं, उसमें क्या रहता है कि अगर मेरी बैंक बढ़ेगी तो मैं डेबिट करूंगी, तो मेरे लिए कैश बुक के हिसाब से फेवरेबल बैलेंस क्या होने वाला है, डेबिट। फेवरेबल मतलब प्लस का बैलेंस जो हमेशा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जो आप लोग कैश बुक का बैलेंस देख रहे होते हैं ना, वो आपके कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस होता है, कैश अकाउंट का बैलेंस नहीं होता है, बैंक अकाउंट का बैलेंस होता है। और उसी बैंक अकाउंट के बैलेंस को हम पासबुक से रिकंसाइल करते हैं। पासबुक के लिए फेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट साइन वाला, जिसमें आगे लिखा हो ऐसा, या वो अगर कुछ भी लिखा नहीं है तो दोनों में क्या मानना है कि पासबुक में बैंक का बैलेंस क्रेडिट ही है और कैश बुक में बैंक का बैलेंस डेबिट ही है। लेकिन अगर लिखा हुआ होता है तो अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात मेरी प्यारी जनता को समझ में आई होगी कि पासबुक में बैंक का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है, कैश बुक में बैंक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है। डेबिट मतलब प्लस का साइन यूज करना है आपको, है ना। तो अब हमारे पास में ये चीज शुरू हो चुकी है। तो हमारे पास में था फेवरेबल बैलेंस। अब क्योंकि हमारी बैंक ने क्या किया कि गलती से एक सम जो है वो 1650 का क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करना मतलब क्या हो गया कि मेरी बैंक बढ़ चुकी है, अब मुझे अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि मुझे कम करना है या ज़्यादा करना है, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। चेक इशू हुआ था 4500 का
29 जून से पहले, पर वो क्लियर ही नहीं हुआ है। तो मैंने अपनी कैश बुक में तो बढ़ा दिया, कम कर दिया होगा बैलेंस, क्योंकि चेक इशू किया है। मैंने चेक इशू किया है मतलब मेरे पास से पैसे कम हो गए, तो मैंने एंट्री में अपने कैश बुक में बैंक अकाउंट को कम कर दिया होगा। पर क्योंकि वो क्लियर ही नहीं हुआ, जिस वजह से मेरी बैंक में तो कोई चेंजेस हुए ही नहीं होंगे, तो मुझे उसको ऐड या प्लस करना है, वो हम गेम खेलेंगे तब समझ में आएगा। हायर परचेज पेमेंट, हायर परचेज क्या होता है? जो आप रेंट पे पेमेंट करवाते हैं, रेंट पे आप कोई चीज़ खरीद कर आते हैं, उसका हर महीने पेमेंट होता है ऑफ ₹950 मेड बाय स्टैंडिंग चार्जेस। मैं बोल रही थी ना ये स्टैंडिंग चार्जेस वाली चीज़, या स्टैंडिंग ऑर्डर के थ्रू। तो आपने हर महीने अपनी बैंक को ये ऑर्डर दे दिया होगा कि 950 का पेमेंट करना है। तो हायर परचेज मेड बाय स्टैंडिंग वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। मेरी बैंक ने तो वो चार्जेस काट दिए, तो मेरा बैंक बैलेंस तो कम हो गया, पासबुक में तो वो चीज़ कम होकर ही आ रही है, पर मेरी कैश बुक में नहीं है, तो मुझे अकॉर्डिंगली इफेक्ट देना पड़ेगा गेम के साथ में। एक चेक था 600 रुपये का, बहुत कम अमाउंट का देते हैं यार ये लोग। रिसीव हुआ था, डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, वॉज अकाउंटेड एज अ रिसीट इन द कैश कॉलम। तो वो क्या हुआ कि आपने उसको कैश कॉलम में डाल दिया है, तो वहां से हटा के आपको आपकी बैंक में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अदर चेक ऑफ ₹8,500 वर डिपॉजिटेड इन जून बट ओनली 6,000 क्लियर। आपने क्या करा कि 8,500 के चेक डाल दिए, पर यहाँ पर क्लियर कितने के हो पाए? सिर्फ 6,000 के। तो जो डिफरेंस अमाउंट है उससे आपको कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार वापस हम लोग रीड करेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आंसर आप लोगों को प्रेजेंट करना है कुछ इस तरीके से कि कैसे लिखना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यहां पर आएगा एज ऑन या फॉर द पीरियड। फॉर द पीरियड भी लिख सकते हैं आप लोग, या फिर एज ऑन भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि वो जून के ही ट्रांजैक्शन थे, तो आई गेस वो 30 जून की ही बात कर रहा होगा। एज ऑन 30 जून। नॉर्मल सा पर्टिकुलर्स लिखना है आपको, जिसमें आप डिटेल्स देने वाले हैं। और ये रहा आपका रुपीस का कॉलम। ऐसे लाइन खींचनी है और इस फॉर्मेट को ही याद रखना है। आपकी बुक में आपको एक प्लस और माइनस करके भी फॉर्मेट होगा, जिससे आप लोगों को फॉलो नहीं करना है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। यही फॉर्मेट के थ्रू जाना है, यही से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पहले चीज़ की। तो उसने हमें बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, हमें कैश बुक के बैलेंस तक जाना है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट में हमारे बैलेंस आ रहा है 9214, सॉरी। तो यहां पर हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, और ब्रैकेट में क्रेडिट लिखो, क्योंकि वहां पर ओवरड्राफ्ट ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था। दैट मीन्स मेरा फेवरेबल बैलेंस ही है मेरे साथ में, ठीक है। कितने का था? 9214 आई गेस। अब आपको क्या करना है कि आपको देखना है ट्रांजैक्शन क्या हुआ था। ये तो लिख दिया 9214, पहली ट्रांजैक्शन उसने बोली है। अब सब लोग गेम खेलने के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। पहली ट्रांजैक्शन उसने बोली है कि 29 जून को बैंक ने एक सम 1650 का गलती से बढ़ा दिया था। क्रेडिट करना मतलब बैंक बढ़ गई है। तो अपने दोनों हाथों को सामने लेकर आइए। लेफ्ट हैंड इज माय पासबुक, राइट हैंड इज माय कैश बुक। तो मुझे अभी बैलेंस किसका पता है? मेरी पासबुक का बैलेंस पता है, कैश बुक का बैलेंस मुझे नहीं पता है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो फ्रीज कौन सा हैंड होने वाला है? राइट हैंड फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि मुझे उसका बैलेंस पता नहीं है। अब इस एंट्री के हिसाब से क्या होना चाहिए कि मैंने अपनी बैंक को गलती से 1650 से बढ़ा दिया, ठीक है। मेरी जो बैंक है, जो पासबुक है मेरी, उसमें मेरी बैंक 1650 से बढ़ चुकी है। पर क्योंकि मुझे कैश बुक का बैलेंस मालूम नहीं, तो मेरा हैंड तो फ्रीज है, तो ये तो मूव ही नहीं कर सकता है, तो इसको ही नीचे आना पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को सिंपल सा लिखना है, यहाँ पर ऐड लिख दीजिए और थोड़ी सी स्पेस छोड़कर यहाँ पर लेस लिख दीजिए। और लेस में क्योंकि अभी हमको नीचे आना पड़ेगा,
तो हम लोग लिख देंगे एरर क्रेडिटेड। आप अपनी लैंग्वेज में भी छोटे में लिख सकते हैं, क्रेडिटेड बाय एरर। ₹1650 ये मुझे कम करने हैं, ब्रैकेट लगा देना गाइस, ठीक है। तो याद रहे कि हाँ ये माइनस करना है। दूसरा ट्रांजैक्शन, तो मेरा पहला ट्रांजैक्शन तो हो गया। दूसरे ट्रांजैक्शन में बोला गया है कि चेक इशू हुआ था 4,500 का 29 जून से पहले, जो कि क्लियर नहीं हुआ। अब मेरे पास में इस एंट्री के हिसाब से मुझे क्या लगता है कि मैंने चेक इशू कर दिए होंगे। दैट मीन्स मेरे पास में जो मेरे हाथों में जो अकाउंट था वो कौन सा था, मेरी कैश बुक का था। चेक इशू होने पर मैंने एंट्री कर दी होगी कि पर्टिकुलर व्यक्ति अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी टू बैंक। तो मैंने अपने हाथ में जो मेरी कैश बुक का बैंक अकाउंट था वो मैंने कम कर दिया। अब इसे मैं फ्रीज कर दूंगी क्योंकि इसका बैलेंस मुझे पता ही नहीं है। तो ऑटोमेटिकली मेरी बैंक को भी नीचे आना पड़ेगा क्योंकि मुझे कैश बुक का बैलेंस तो मालूम ही नहीं है। तो मेरी बैंक बैलेंस यहाँ खड़ा हुआ था पासबुक के हिसाब से, उसको मेरी कैश बुक तक आना पड़ेगा। इनको आपको इक्वल लाना पड़ेगा। तो ये भी मेरा जो अमाउंट है वो माइनस कर दिया जाएगा। जो एक चेक था 600 रुपये का वो मुझे रिसीव हुआ है, डिपॉजिट हुआ, बैंक में भी मुझे मिल चुका है। लेकिन मेरे अकाउंटेंट ने क्या करा, उसे बैंक कॉलम में न लिखते हुए उसने क्या करा, कैश कॉलम में एंट्री डाल दी है। तो अब अकॉर्डिंग टू हमारे गेम अगर हम इफेक्ट देखें तो वो इफेक्ट कैसे आएगा कि मेरे पास में मेरी पासबुक है और मेरे पास में मेरी कैश बुक है, ठीक है। कैश बुक का बैंक बैलेंस है ये, हमेशा याद रखना। जिसको आप कैश बुक बोल रहे हो वो ईज के लिए कि यहाँ भी बैंक बैंक खेल रहे हो, यहाँ भी बैंक बैंक खेलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको पासबुक और बैंक बैलेंस बोला जाता है और इसको कैश बैलेंस बोला जाता है। लेकिन ये कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, बैंक बैलेंस। तो हमारे अकाउंटेंट डियर ने क्या करा कि 600 का जो चेक मुझे रिसीव हुआ था वो मेरी बैंक ने तो 600 से बढ़ा दिया, पर क्योंकि अब यहाँ मेरे पास में जो बैंक कॉलम है उसमें मैंने कोई एंट्री नहीं करी है तो ये तो फ्रीज ही रहेगी। तो मेरी बैंक को भी नीचे आना पड़ेगा इसके हिसाब से। अब आप लोग बोलोगे कि दीदी ये तो गलत हो रहा है ना, जो रियलिटी में ट्रांजैक्शन हो गया, पर क्योंकि जब हम रिकंसाइल कर रहे हैं तो ये गलतियां ढूंढ रहे हैं जिस वजह से हमको उस चीज को डाउन या अपवर्ड लेकर जाना पड़ेगा। एक बार वापस से 600 का चेक रिसीव हुआ, मेरी बैंक में पेमेंट रिसीव हो चुका है, पर मेरे डियर अकाउंटेंट ने गलती से उस चीज को बैंक कॉलम में लिखने की जगह कैश कॉलम में लिख दिया। डबल कॉलम कैश बुक में हमने देखा हुआ था ये अकाउंट। तो वो मेरे साथ में, मेरी बैंक बड़ी नहीं जो मेरे हाथ में था, मेरे हाथ में तो वो मैंने एज इट इज ही रखा, उस बैंक को बढ़ाया नहीं, लेकिन पासबुक में वो एंट्री हो चुकी है तो पासबुक 600 से बढ़ गई। पर क्योंकि मेरे पास में तो बढ़ा ही नहीं है तो ये वाला हाथ फ्रीज रहेगा जिसका बैलेंस मुझे पता नहीं है, तो मेरी पासबुक भी नीचे आ जाएगी। मतलब ये मुझे करना है, लेस करना पड़ेगा मुझे इसे। तो ये लेस में आप लोग लिख देंगे इसको चेक डिपॉजिटेड। $600। लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास में कि 8,500 के चेक हमें मिले थे लेकिन सिर्फ 6,000 के ही क्लियर हुए। तो मैंने क्या किया होगा कि मेरे हाथ में जो अकाउंट था, मैंने क्या किया कि जब मेरे पास में चेक आए तो मैंने एंट्री कर दी होगी 8,500 से। मेरा बैंक अकाउंट तो बढ़ा दिया मैंने जो मेरी कैश बुक में था, पर मेरी रियलिटी में पासबुक में अकाउंट कितने से बढ़ा हुआ है, 6,000 से, क्योंकि सिर्फ 6,000 की क्लियरिंग हुई है। पर क्योंकि अब इसका बैलेंस पता नहीं है, ये व्यक्ति फ्रीज हो चुका है, ये तो मूव ही नहीं करेगा, तो हमारी ऑटोमेटिकली पासबुक मूव करके हमारी कैश बुक तक पहुंचेगी। तो 2,500 से हमें जो है बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि डिफरेंस ऑफ अमाउंट है। 8,500 या 6,000 से मत बढ़ा देना, इन दोनों का जो डिफरेंस है उससे बढ़ाना है, ठीक है। तो 2,500 से हमारे बैलेंस को हमें ऐड करना है। इसको क्या लिखेंगे, अदर चेक डिपॉजिटेड। $2,500 से हमारी बैंक भी बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पर आप ऐसे ब्रैकेट में शो कर सकते हो कि 8,500 का बैलेंस मिला था,
पर सिर्फ 6,000 ही हुए हैं, तो 2,500 से और बढ़ने वाला है। अब इसका टोटल कर लीजिए, आपका बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा। तो 9214 प्लस 950 प्लस 2,500 माइनस 1,650 माइनस 4,500 माइनस 600, 5914 आपके बैंक कैश बुक के हिसाब से आपका बैलेंस आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो अमाउंट है, आपको कई बार क्या होगा कि आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप लोग ये चीज चेक कर सकते हैं कि आपने सही सॉल्व किया है या नहीं। अब ये तो बात हो गई फेवरेबल बैलेंस के साथ में, कि जब मेरे पास में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होता है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करवाई जाएगी, आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, आपके पास ही भरपूर क्वेश्चन है, पर सॉल्व कैसे करना है, दोनों हाथों को लेकर आना है। आपके चॉइस के हिसाब से आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को कैश बुक और पासबुक बनाना है और ऑटोमेटिकली इफेक्ट्स को देना है, और उस हाथ को फ्रीज करना है जिसका बैलेंस आपको पता नहीं है। जैसे हमें यहाँ पर हमारी कैश बुक का बैलेंस पता नहीं था, तो हमारी कैश बुक ऊपर जाकर नीचे जाकर फ्रीज हो रही थी, और फिर ऑल्टरनेटिवली आपको उस हैंड को मूव करना है जिसका बैलेंस आपको स्टार्टिंग में पता होता है। कई बार क्वेश्चंस में आपको बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस दोनों दिए होते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर क्वेश्चनर छोड़ देता है कि आपको किसके साथ में जाना है। मेरा जो सुझाव है, एडवाइस जो है मेरी आप लोगों के लिए, वो यही होगी कि ऑलवेज स्टार्ट विथ कैश बुक बैलेंस, क्योंकि वही अकाउंट आपके हाथ में होता है। आप लोग तो कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास थोड़ी ना बैंक पासबुक का स्टेटमेंट होता है, वो तो बैंक प्रिपेयर करती है। तो हमेशा कैश बुक का, बैंक का बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करो और बैंक के पासबुक तक पहुंचने की कोशिश करो, अगर क्वेश्चन में दोनों बैलेंसेस आपको गिवन है। और इन केस अगर बैलेंस गिवन नहीं है तो फिर क्वेश्चन ने जैसे पूछा है वैसे ही आपको प्लस माइनस करते हुए लास्ट बैलेंस तक आना है। ठीक है, इट इज़ बहुत ज़्यादा ईजी, और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन करने में ईज लगा होगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस है, कोई डिफिकल्टी नहीं, सिर्फ डिफिकल्टी लैंग्वेज की हो सकती है, इंग्लिश की, अकाउंटेंसी में जो लिख दी जाती है कई बार, तो उसको समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। बाकी यहाँ पर तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। बुक में एक और फॉर्मेट दिया हुआ है कि यहाँ प्लस के आइटम, यहाँ माइनस के आइटम और फिर टोटल, वो मत फॉलो करना, वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। डायरेक्टली जाओ, पर्टिकुलर्स लिखा, बैंक का बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस और आपके प्लस माइनस आइटम करके आप लोग नीचे अपने फाइनल बैलेंस तक आ जाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि अगर गलती से भी कभी हमारी किस्मत साथ नहीं दे और हमें मिल जाए अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस क्या हो सकता है कि मेरे पास में या तो बैंक में ओवरड्राफ्ट शो हो रहा है, बैंक ओडी है, या फिर मेरा कैश का भी नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। अब ये नेगेटिव बैलेंस क्या हो सकते हैं कि बैंक ओडी मतलब पासबुक के हिसाब से मेरी बैंक क्या शो हो रही है, डेबिट। लेकिन मेरी कैश बुक के हिसाब से मेरे पास में क्या बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट। तो ये दो सिचुएशन में आपके पास में अनफेवरेबल बैलेंसेस होते हैं। मेरे पास में जो, मेरे हाथ में जो मेरे कंट्रोल में है वो कौन सी बुक है, कैश बुक। अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है और फिर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे ट्रांजैक्शंस होंगे, फिर पूरी की पूरी बाजी उल्टी हो जाएगी। फिर आपको माइंड में क्या रखना है कि ऐसे ट्रांजैक्शन से, इस ट्रांजैक्शन से मेरा ओवरड्राफ्ट और बढ़ेगा या कम होगा, उसके हिसाब से प्लस माइनस करना है, रियलिटी में नहीं जाना है उस वक्त। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और यदि पासबुक में बैलेंस गिवन है, बीओडी गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, और अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, ऐसा लिख दिया है आगे कि डेबिट बैलेंस है, दैट मीन्स वो बैंक ओडी है, अनफेवरेबल बैलेंस है। दिस शोज बैंक ओवरड्राफ्ट, आपके पास में पैसे थे नहीं फिर भी आपने खर्चा कर दिया। ठीक है, तो आपको एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही ओवरड्राफ्ट अवेलेबल किया जाता है, पर कभी बैलेंस अगर ऐसा आ जाए तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। इस चैप्टर में आपको हमेशा याद रखना है, आपकी जो कैश बुक का बैलेंस है फेवरेबल डेबिट है, पासबुक का बैलेंस फेवरेबल क्रेडिट है। कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट अनफेवरेबल है, पासबुक का बैलेंस डेबिट अनफेवरेबल है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अनफेवरेबल वाले के साथ में, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हमको इसको कैसे करना है।
फेवरेबल बैलेंस के साथ में तो बता दिया कि कैसे करना है हमें। अब हम करेंगे अनफेवरेबल के हिसाब से। अनफेवरेबल में आप लोगों के पास में क्वेश्चन जो है वो ये है कि मैंने यहाँ पे हेडिंग भी लिखी हुई है कि अनफेवरेबल बैलेंस अगर आपको कभी आ जाता है तो फिर आप लोग कैसे करेंगे। अनफेवरेबल आने पर यहाँ पर देखो, जैसे इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको ये दो चीज़ें तो पता है, अब आपके पास में चॉइस है कि आप पासबुक से शुरू करोगे या कैश बुक से। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम मुझे बता रहा है कि मेरे पास में तो 1,80,000 का ओवरड्राफ्ट चल रहा है, लेकिन जो रियलिटी में मैंने स्टेटमेंट निकाला है पासबुक का, उसके हिसाब से मेरे पास में 2,13,900 का जो है वो बैलेंस आ रहा है, ओवरड्राफ्ट आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगी कि जो चीज़ मेरे हाथ में थी मैं उसको उठाऊंगी। वो क्या थी कि मुझे बनानी थी कैश बुक, तो मैं कैश बुक के बैलेंस से कोशिश करूंगी कि मैं पासबुक के बैलेंस तक रिकनसाइल कर जाऊं। ठीक है, क्योंकि आपको दोनों अकाउंट पता है, दोनों बैलेंसेस पता है, तो ये आपके लिए ईज हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है या नहीं। अब पहली चीज कि चेक डिपॉजिट हुआ है बैंक में 3,000 का, जिसकी कोई एंट्री पास नहीं हुई है। ठीक है, उसको कैसे ट्रीट करना है वो देखेंगे। चेक रिसीव हुआ है, बैंक को सेंड ही नहीं किया 10,000 का। ठीक है, उसकी कैसी एंट्री पास करेंगे या क्या ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग होगी वो देखते हैं। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, मतलब आपकी जो बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड था वो उसकी साइड छोटी हो गई 1,000 से, तो उसको हम बढ़ा देंगे। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली बैंक के द्वारा पे कर दी गई स्टैंडिंग चार्जेस, इससे क्या इफेक्ट होने वाला है, ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा या कम होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि पैसे नहीं थे फिर भी मेरे पास से अमाउंट चला गया है, तो मेरा ओवरड्राफ्ट और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे अगर हम कैश बुक और पासबुक के हिसाब से जाते हैं। तो चेक रिसीव हो गया है पर बैंक में बाय द बैंक बट नो एंट्री पास इन दी कैश बुक, इसका अमाउंट ही गिवन नहीं है मेरे पास में। हाँ, तो इसका जो अमाउंट है वो 4,000 से कि आपको चेक रिसीव हुआ है पर बैंक में रिसीव हुआ है पर आपने कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं करी, तो इसका क्या इफेक्ट होगा वो अभी देखेंगे। चेक इशूड और वो रिटर्न हो गया। अब रिटर्न किसी भी चीज़ से हो सकता है कोई टेक्निकल ग्राउंड्स हुए हों जिस वजह से हमारा जो चेक है वो वापस हो गया है। टेक्निकल ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं गाइस, कि आपके चेक पे सिग्नेचर सही नहीं थे, आपने अमाउंट के कॉलम में कुछ और लिख दिया, डेट डालना ही भूल गए, साइन सही नहीं हो रहे हैं, साइन गलत लग रहे हैं, अकाउंट नंबर नहीं लिखा, अकाउंट होल्डर में जो आप साइन लाइंस ड्रॉ करके देते हो वो आपने सही तरीके से नहीं किया, तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे चेक आपका वापस भी हो जाता है कि आप इसको सही कर लाइए तभी हम क्लियर करेंगे। जिस वजह से यहाँ पर चेक इशू हुआ फिर वो वापस रिटर्न हो गया टेक्निकल ग्राउंड्स पे। बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर, अब बिल मैंने डिस्काउंट कराए थे, आप लोग नया एक चैप्टर आएगा आपके पास में बिल डिस्काउंटिंग। ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, वहां पर आप लोग समझेंगे कि डिस्काउंटिंग कराना क्या होता है और डिसऑनर होना क्या होता है। डिसऑनर का मतलब लेमैन लैंग्वेज में बाउंस हो जाना। ठीक है, एक्चुअली बाउंस कोई वर्ड नहीं होता है, वो तो हम लोगों ने एक इन्वेंशन किया हुआ है कि चेक बाउंस हो गया है, चेक क्लियर नहीं हुआ है या चेक डिसऑनर हुआ है, तो उसकी एंट्री क्या होने वाली है। फिर बिल रिसीव्ड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक ऑफ ₹20,000, तो इसकी एंट्री क्या होने वाली वो हम अब हमारे क्वेश्चन में देखेंगे। याद रखो, माइंड में रखना है कि बैलेंस मेरा नेगेटिव चल रहा है, तो इन ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को याद रखना है कि अगर मैंने कोई चीज़ इशू करी है तो उससे मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट और बढ़ेगा। ठीक है, और अगर मेरे पास में कोई चीज़ रिसीव हो रही है तो मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट कम होगा, तो उसके हिसाब से आपको हैंड्स को मूव करना है। ठीक है, रियलिटी में क्या होता कि अगर ये फेवरेबल बैलेंसेस होते तो मैं अगर इशू करती तो कम हो जाता। ठीक है, बैलेंस कम होता ना जनरली, पर यहाँ पर बैलेंस बढ़ेगा इशू करने से, बैलेंस बढ़ेगा मतलब नेगेटिव बैलेंस और बढ़ेगा। पर अगर फेवरेबल बैलेंस होता और अगर मैं चेक इशू करती तो बैलेंस कम हो जाता और मेरे पास में पैसे आते, डिपॉजिट करता कोई, मुझे डेबिट करता कोई, तो मेरे पास में बैलेंस बढ़ता। पर यहाँ पर बैलेंस डेबिट होने से, मेरे को कुछ पैसे मिलने से मेरा ओवरड्राफ्ट कम होगा। तो ये चीज़ माइंड में याद रखना कि नेगेटिव बैलेंस के साथ में कैसे खेलना है और पॉजिटिव बैलेंस के साथ में कैसे खेलना है। तो लेट्स प्ले विद दिस क्वेश्चन। आपके पास में है अनफेवरेबल बैलेंस और हमेशा याद रखो हम लोग कैश बुक के साथ में जाएंगे क्योंकि हमें कैश बुक बनाते आती है, पासबुक हम नहीं बनाते हैं। फॉर्मेट इजी ड्रॉ कर लीजिए, सेम चीज़ है, BRS लिखना है आपको, एज ऑन डाल देना है, यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिख दो,
और ये रुपीस लिख दो। अब बैलेंस एज पर कैश बुक, और क्योंकि मुझे पता है ये अनफेवरेबल है इसलिए क्रेडिट लिखा हुआ है। आई गेस 180,000, हाँ 1,80,000। वही चीज करनी है सेम, यहाँ पर ऐड का बटन लगा देना और यहाँ पर लेस का बटन लगा देना है, लाइन छोड़ देनी है अब अपने अनुमान के हिसाब से, ठीक है। अब पढ़ते हैं वापस पहला ट्रांजैक्शन। ये तो सॉरी दोनों बैलेंसेस हैं। थर्ड एंट्री में क्या हुआ होगा कि चेक डिपॉजिट करा है बैंक में पर कोई एंट्री पास नहीं हुई है कैश बुक में। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है मेरी कैश बुक का बैलेंस जो मेरे हाथ में है। तो माय लेफ्ट हैंड इज पासबुक, राइट हैंड इज कैश बुक। कैश बुक में मुझे बैलेंस पता है और बैलेंस में के साथ में क्या हुआ है कि मैंने चेक डिपॉजिट करा है 3,000 का। तो 3,000 में अब दोनों ही फेवरेबल बैलेंसेस नहीं है, अनफेवरेबल बैलेंस है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट में अगर कोई चीज़ रिसीव होती है तो हमारे पास में वो कम हो जाती है, ठीक है। बैंक में वो चीज़ रिसीव होने से बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो गया, 3,000 का अमाउंट आएगा तो 3,000 से मेरा अनफेवरेबल बैलेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो कम हो जाने से मेरी बैंक में 3,000 से कम हो जाएगा तो बैंक कम हो गई। अब बैंक फ्रीज हो चुकी क्योंकि बैलेंस नहीं पता है, पर कैश बुक में तो कोई एंट्री हुई नहीं है तो कैश बुक को भी नीचे लेके आ जाते हैं। तो ये वाला जो अमाउंट है वो हमारे पास में माइनस में जाने वाला है, नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास में चेक इशू, चेक रिसीव्ड, डिपॉजिटेड। लेस लिख देंगे हम लोग चेक डिपॉजिटेड। ₹3,000 से मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो कम हो जाएगा। वापस चलते हैं क्वेश्चन में, जहां पर बोला गया तो हमारा ये वाला ट्रांजैक्शन हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेगेटिव बैलेंस है, कोई पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो नेगेटिव बैलेंस कम होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, नहीं तो प्लस माइनस में गड़बड़ी कर दी तो बस भाई साहब। अब चेक रिसीव हुआ है बट नॉट सेंड टू बैंक ₹10,000। अब मुझे यहाँ पे क्या पता है, मेरे पास में कैश बुक का बैलेंस मालूम है, बैंक का बैलेंस नहीं पता। दिस इज माई बैंक, दिस इज माई कैश। मैंने क्या करा कि मुझे चेक रिसीव हुआ है 10,000 का लेकिन बैंक में भेजा ही नहीं, तो मैंने क्या करा होगा, मेरे पास में ओवरड्राफ्ट शो हो रहा है, चेक रिसीव हुआ 10,000 का, 10,000 से कम कर दिया क्योंकि ओवरड्राफ्ट में अगर हमें पॉजिटिव अमाउंट मिलेगा तो बैलेंस कम हो जाएगा। पर मेरी बैंक में कोई एंट्री नहीं हुई है, बैंक को पता ही नहीं है, बैंक में चेक ही नहीं गए, तो बैंक तो फ्रीज ही है, बैंक तो यहीं है, तो मैं इसको वापस से बढ़ा दूंगी, ठीक है। कि कोई ओवरड्राफ्ट कम नहीं हुआ है, आप लोगों ने चेक तो भेजा ही नहीं बैंक में तो क्लियर कैसे होगा। तो 10,000 से वापस आप लोगों को अपने ओवरड्राफ्ट को बढ़ाना पड़ेगा। चेक रिसीव्ड ऐसा छोटा छोटा भी लिख सकते हैं। 10,000 से आप लोग इसको बढ़ा देंगे तो आपका फोर्थ वाला भी हो गया। अब क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट बाय ₹1,000। क्रेडिट साइड मतलब क्या होती है, मेरे पास में जो कैश बुक होती है, मेरे पास में जो कैश बुक का बैंक कॉलम होता है, बढ़ेगी तो डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट। पर क्योंकि वहां पर क्रेडिट है और वो कम मतलब उस साइड पे ₹1,000 से टोटल कम आ रहा है, मतलब मैंने और खर्चा करा हुआ है, ₹1,000 का खर्चा मैंने किया हुआ है, तो जिससे मेरा ओवरड्राफ्ट जो है वो और बढ़ जाएगा, तो मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला मैं ट्रांजैक्शन वापस बता दूंगी आपको। क्रेडिट साइड कास्ट शॉर्ट, अब सुनो, हुआ क्या कि आपके पास में चल रहा है ओवरड्राफ्ट, ठीक है। पर क्या हुआ कि आप लोगों ने 1,000 से अपने खर्चे को कम बताया, पर करा तो 1,000 का ही था, ठीक है। तो आप लोगों को अपने ओवरड्राफ्ट को बढ़ाना पड़ेगा ना 1,000 से, क्योंकि मेरे पास में पैसे नहीं थे फिर भी 1,000 खर्च कर दिए। तो मेरी जो क्रेडिट साइड है जहां पर मैं एक्सपेंसेस शो करती हूँ, वहां पर मुझे 1,000 को बढ़ाकर तो बताना ही पड़ेगा कि मैंने 1,000 से मेरी जो साइड छोटी हुई है तो मेरा ओवरड्राफ्ट और बड़ा हुआ आया है, ठीक है। तो ये लॉजिक है अंडरकास्ट और ओवरकास्ट के साथ में, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास में
फिफ्थ ट्रांजेक्शन के बाद में आता है सिक्स्थ ट्रांजेक्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम पे डायरेक्टली बाय बैंक 5,000, स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग ऑर्डर दिया होगा, तो हमारी जो बैंक है उसने 5,000 से हमारे ओवरड्राफ्ट को और बढ़ा दिया। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि पैसे नहीं है फिर भी हम खर्चा कर रहे हैं तो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो बढ़ जाएगा, 5,000 से बढ़ गया। अब हमारी कैश बुक को पता नहीं है कुछ भी, ठीक है, सॉरी हमारी बैंक को पता नहीं है कुछ भी, तो बैंक का ओवरड्राफ्ट तो बढ़ गया, अब ये यहाँ जाकर फ्रीज हो जाएगा, तो कैश बुक के ओवरड्राफ्ट को भी हमको यहाँ तक बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो 5,000 को भी आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम। पाँच हजार से ओवरड्राफ्ट और बढ़ जाएगा। आपके पास में अब ट्रांजेक्शन है बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस। मतलब क्या हुआ कि बैंक में हर महीने कुछ चार्जेस कटते हैं, तो क्या हुआ होगा कि बैंक ने तो आपको 100 रुपये से बढ़ाया क्यों, क्योंकि ओवरड्राफ्ट था और चार्जेस कटे हैं, तो फिर आपका एक्सपेंसेस की माइनस की जैसे वो अमाउंट आपका प्लस हो गया। बैंक तो एक बार ही प्लस हुई, लेकिन आपने क्या करा, कैश बुक में आपके ओवरड्राफ्ट को 2 बार बढ़ा दिया, तो एक बार आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया। ये पहले कैश बुक और पासबुक थी। पासबुक में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो थी वो 100 रुपये के चार्जेस की वजह से 100 रुपये से बढ़ गई, पर कैश बुक में हमने उसको 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। अब ये हैंड फ्रीज है क्योंकि इसका बैलेंस पता नहीं, तो इसको हमको इसके लेवल में आने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो 100 रुपये से आपका अमाउंट जो है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग लिख देंगे लेस में बैंक चार्जेस। ठीक है, अब है हमारे पास में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, चेक रिसीव हुआ रिटर्न बाय बैंक बट नो एंट्री पास्ड फॉर ₹4,000। अब हुआ ये था कि ओवरड्राफ्ट चल रहा है पर किसी दिव्यात्मा ने आपको पैसे दे दिए, तो हमने क्या करा होगा हमारे पास में कि हमने चेक रिसीव रिटर्न बाय बैंक बट नो एंट्री पास, तो हमारी कैश बुक में क्या एक्टिविटी हुई होगी कि ओवरड्राफ्ट चल रहा है तो पैसे आ गए, मतलब ओवरड्राफ्ट कम होने वाला है, पर बैंक वाले ने इसको क्लियर ही नहीं कराया, कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स होंगे जिस वजह से वो रिटर्न हो गया, तो बैंक तो कुछ भी नहीं हुआ, ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, तो ओवरड्राफ्ट वहीं पर है, तो मुझे वापस अपने कैश को यहाँ तक, कैश ओवरड्राफ्ट को यहाँ तक लेकर आना पड़ेगा, मतलब मुझे 4,000 को वापस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चेक रिसीव्ड रिटर्न 4,000 से मेरा ओवरड्राफ्ट वापस बढ़ जाएगा। मुझे लगा था कि पैसे मिल गए तो मैंने अपने ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया, पर बैंक में कोई एक्टिविटी नहीं हुई क्योंकि चेक रिसीव ही नहीं हुआ, चेक रिसीव जो हुआ था वो वापस चला गया, तो अब इसमें तो कोई एंट्री नहीं हुई है, तो यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, एक्टिविटी नहीं हुई, तो हमें 4,000 को वापस लाना पड़ेगा। ठीक है, अब है हमारे पास में चेक इशूड बट रिटर्न्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। क्या हुआ होगा कि हमने चेक इशू किया, चेक इशू करना मतलब पैसे नहीं है फिर भी इशू कर दिया, तो हमारा एक्सपेंस और बढ़ेगा, तो मेरा ओवरड्राफ्ट जो था वो 3,000 रुपये से और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस किसका फ्रीज हो जाएगा, जो पासबुक है। ठीक है, तो हमें इसको यहाँ लाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। चेक इशू किया तो ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा, फ्रीज द बैलेंस फॉर विच द बैलेंस यू डोंट नो। ठीक है, फ्रीज द हैंड फॉर विच द बैलेंस यू डोंट नो, मेरे लेफ्ट हैंड को बैलेंस नहीं पता जो कि मेरी पासबुक है, वो फ्रीज हो जाएगी क्योंकि चेक तो रिसीव ही नहीं हुआ है, इशू किया पर वो टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से वापस हो गया, तो बैलेंस बढ़ा कम हुआ कुछ भी नहीं है, तो कैश बुक का बैलेंस ऑटोमेटिकली माइनस में आ जाएगा। तो आपको आपके ओवरड्राफ्ट को जो आपने 3,000 से बढ़ाया था उसको आपको कम करना पड़ेगा। चेक रिटर्न, एक चेक ऊपर रिटर्न वाला ऐड में है, यही खासियत है इस अनफेवरेबल बैलेंस की कि आपको माइंड से प्लस माइनस को करते हुए खेलना है कि अगर मैंने इशू किया मतलब मेरे पास से बैलेंस और चला गया तो मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा, पर मेरी बैंक में कोई एक्टिविटी नहीं हुई है जिस वजह से वो यहाँ पर वापस आने की वजह से माइनस में आ जाएगा, तो 3,000 से आपको उसको माइनस करना है। ठीक है, अब है बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर। अब हमें बिल मिले थे, हमने हमारी बैंक में डिस्काउंट करवा दिया पर वो डिसऑनर हो गए,
तो हुआ क्या होगा कि आप लोगों के पास में ओवरड्राफ्ट चल रहा है, अब किसी ने पैसे दिए तो ओवरड्राफ्ट मेरा कम हो जाएगा, ठीक है, पैसे मिलने पर मेरा ओवरड्राफ्ट 40,000 से कम हो जाएगा। पर क्योंकि बैंक में क्या हुआ कि बैंक में तो वो बिल्स जो है वो डिसऑनर हो गए, क्लियर ही नहीं हुए, बाउंस हो गए, तो बैंक में कोई एक्टिविटी नहीं है। अब मैंने अपनी कैश बुक में 40,000 से मेरे बैंक ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया था, पर ये वाले हाथ को तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ, तो ये तो यही है। वापस हमारे कैश बुक को ऊपर लेकर आ जाइए, ठीक है। तो वापस 40,000 से आपके बैलेंस को ऐड कर दीजिए। बिल्स डिसऑनर 40,000 रुपीज। नाइन्थ वाला और 10th वाला दोनों चुके हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन है बिल्स रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। अब बैंक में क्या एक्टिविटी हुई होगी कि बैंक में भी ओवरड्राफ्ट है, 20,000 का कहीं से पेमेंट आया तो ओवरड्राफ्ट 20,000 से कम हो गया होगा। अब ये हैंड फ्रीज है क्योंकि इसके बाद में इसके पास में कोई एक्टिविटी नहीं है, तो मुझे भी अपने कैश को बैंक तक ले जाने के लिए लेस करना पड़ जाएगा। 20,000 से मुझे भी अपने ओवरड्राफ्ट को कम कर देना चाहिए। आप टोटल लगा दीजिए 2,13,900 ही आना चाहिए, जो आंसर हमारे पास में गिवन है। 1,80,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000, 5,000, 4,000 प्लस 40,000 माइनस 3,100, 3,000 और 20,000, 2,13,900। ठीक है, देखा जादू हमारे काम का, हमारे गेम का। यहाँ पर जो आपको पासबुक का बैलेंस शो हो रहा था 2,13,900, वहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ये आप लोग कैलसी में भी देख सकते हैं, 2,13,900 का अमाउंट शो हो रहा है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस करने पर गेम खेलते खेलते आप लोग आपके पासबुक के बैलेंस तक पहुंच चुके हैं। डबल कॉलम खींच दीजिए और यहाँ लिख दीजिए बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, बहुत सिंपल है, मुझे पता है, और बहुत फेवरेट है। अब कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में थोड़ी तो डिफिकल्टी आती है ना प्लस माइनस खेलने में। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अपने आप सारे डाउट्स और जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं होता है तो हम लोग आपके साथ में है ना 24/7। आप लोग कमेंट कर कर बता सकते हैं कि यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो एक बार समराइज कर देते हैं कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि बैलेंस एरर आ जाता है, बैलेंस डिफरेंस आ जाते हैं, और वो डिफरेंस हज़ारों प्रकार की गलतियों की वजह से हो सकता है। टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है, डायरेक्टली बैंक में कोई चार्जेस रिकॉर्ड या ट्रांजैक्शन हो गया है, या फिर एरर और ओमिशन ड्यू टू मोमा या दीदी हो सकता है, जिस वजह से हमें इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है। अब रिकंसिलिएशन बनाने के लिए दो बातों का याद रखना, दो बातों को हमेशा याद रखना है। पासबुक के हिसाब से फेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट, और कैश बुक के हिसाब से फेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट। पासबुक के हिसाब से अनफेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट, और कैश बुक के हिसाब से अनफेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट। ठीक है, ये दो चीज़ों को याद रखना है कि फेवरेबल और अनफेवरेबल, और उसी के हिसाब से आपको प्लस माइनस देखना है। अगर यहीं पर ये बैलेंस फेवरेबल होता तो ये सारी चीज़ें उल्टी हो जाती, जो ऐड हुआ है वो लेस होता और जो लेस हुआ है वो ऐड हो जाता। ठीक है, तो अगर ओवरड्राफ्ट कभी गलती से आ जाए, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है आपके दिमाग से खेलने के लिए आपको ओवरड्राफ्ट ही देगा, तो ओवरड्राफ्ट के टाइम पे आपको यही चीज़ को देखना है कि ओवरड्राफ्ट इशू करने पर बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। ठीक है, नॉर्मली अगर फेवरेबल बैलेंस को अगर हम देखते तो अगर हम चेक इशू करते हैं किसी को तो मेरा बैलेंस कम होता है, लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट चल रहा है, अनफेवरेबल बैलेंस है, तो आपके पास में आपका बीओडी बढ़ने वाला है। तो उसी हिसाब से हैंड्स को मूव कीजिएगा। और जो 3 स्टेप्स मैंने बताइए कि पुट योर हैंड्स टुगेदर, आपके हिसाब से आपको अपनी चॉइस दी गई है कि आपको लेफ्ट हैंड को पासबुक बनाना है या फिर राइट हैंड को कैश बुक बनाना है। ठीक है, पर ये जो कैश बुक हम बोल रहे हैं वो कौन है, हमारे पास में जो कैश बुक है उसका बैंक कॉलम है ये। ठीक है, क्या है, बैंक कॉलम। तो पासबुक और कैश बुक जो है
अब आपको ट्रांजैक्शन के हिसाब से हैंड्स को मूव करना है और उस हाथ को फ्रीज कर देना है जिसका बैलेंस आपको पता नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में मुझे पासबुक का बैलेंस नहीं पता था, इसलिए ट्रांजैक्शन होने के बाद में मेरी पासबुक फ्रीज हो रही थी। अब ये मूव नहीं कर सकती है। ऑल्टरनेटली आपको अपने दूसरे हाथ को अप एंड डाउन के हिसाब से मूव करना है। अप जाना प्लस करना, डाउन जाना माइनस करना। ये 3 स्टेप्स के गेम के साथ में आप अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अनफेवरेबल, फेवरेबल को देखना। इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है जहां पर आपको एडजस्टेड कैश बुक बनानी पड़ती है, वो मैं आपको 5 मिनट में बता देती हूँ कि एडजस्टेड कैश बुक क्या होती है। कि जहां पर आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में वो ट्रांजैक्शंस नहीं करते हो जो कि पासबुक में हो गए पर कैश बुक में होना रह गए। ठीक है, एडजस्टेड कैश बुक बना देते हो आप उसकी जगह पे। आपको यहाँ पे सिर्फ पासबुक का बैलेंस दिया हुआ होता है, कैश बुक का बैलेंस पता नहीं होता है आपको। ठीक है, तो आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाकर आपको बैलेंस निकालना पड़ता है और जो बैलेंस आता है उससे आपको आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। अब यहाँ पर कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं? वो ट्रांजैक्शन जो कि बैंक में हो चुके हैं पर कैश बुक में नहीं हुए, तो आपको उन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट इस पासबुक में देना। टी शेप अकाउंटिंग डालना है। अगर कैश बुक बड़ी, बैंक बड़ी होगी तो डेबिट साइड पे लिख देना है, और अगर बैंक कम हुई होगी तो क्रेडिट साइड पे लिख देना है। जो भी बैलेंसेस आएंगे उसको टोटल करके आपको इस साइड पर या इस साइड पर बैलेंस निकालना है, और जो बैलेंस आएगा उसको आपको आपके बीआरएस स्टेटमेंट में लेके जाना है। ठीक है, जो बैलेंस एज पर कैश बुक निकलते हैं ना, तो वो इस अकाउंट को बनाने के बाद में मिलेगा। फिर इसमें कौन से ट्रांजैक्शन होने वाले हैं जो कि बैंक में हो गए पर कैश बुक में नहीं हुए, वो आपको यहाँ रिकॉर्ड करना है। और कुछ ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड होंगे जो कि एरर्स या रेक्टिफिकेशन एंट्री के थ्रू हुए, कि चेक इशू कर दिया पर वो रिकॉर्ड गलत अमाउंट से हो गया है, तो यहाँ पर उसको रेक्टिफाई करना है आपको और फिर बीआरएस में जाना है। इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके नोट्स में आपको दे दिया जाएगा, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा ये वाला ही होता है, कैश बुक का क्वेश्चन बहुत कम आता है एडजस्टेड कैश बुक बनाने को। ठीक है, अनफेवरेबल बैलेंस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत करना, क्योंकि एग्जाम में ना वही खेलता है दिमाग के साथ में। फेवरेबल तो समझ में आ ही जाता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अनफेवरेबल की प्रैक्टिस करना। ये आपके चैप्टर का एंड था। इसमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछा गया है। बहुत स्कोरिंग है, बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है। सारे टर्म्स एक ही होती है, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बन जाता है आप लोगों के लिए। तो वहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है और क्या डेबिट और क्या क्रेडिट और कैसे फाइनल अकाउंट में बैलेंसेस को कैरी डाउन किया जाता है। तो इस चैप्टर को सॉल्व कीजिए। कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, बहुत सारी प्रैक्टिस करो, हैप्पीएस्ट रहो, स्माइल करते रहो, सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।